एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, छठा प्रश्न पत्र, भारतीय शासन और राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य, या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका। मित्रों, पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के दायित्वों के संबंध में 30 जुलाई 1957 में कहा था, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के सदृश है जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोके रहती है। ये महत्वपूर्ण कथन मित्रों पंडित नेहरू का है और इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ये कथन कहा। कब कहा? 30 जुलाई 1957 को। हम इसे अच्छी तरह से समझ लें कि जैसे एक चक्र होता है और उस चक्र पर एक कील लगी हुई होती है और वो कील जो है उस चक्र को गिरने से रोकती है। वो चक्र वहाँ पर घूमता रहता है आराम से उस कील पर। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री क्या है, सभी मंत्रियों को संभाले हुए रखता है, सभी मंत्रियों को कर्तव्य पथ पर बनाए रखता है। तो उनका जो कहना है कि मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उस कील के सदृश हैं जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी है और चक्र को गिरने से रोके रखती है। प्रधानमंत्री के कार्य इतने अधिक और इतने विविध प्रकार के हैं कि उन्हें एक स्थान पर सूचीबद्ध करना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए सरकार की नीतियों का प्रमुख वक्ता एवं राष्ट्र का नेता भी प्रधानमंत्री होता है। तो हम बहुत यदि इसको संक्षिप्त करना चाहें तो भी इसको संक्षिप्त नहीं कर सकते। इसके कार्य और कर्तव्य बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत विस्तृत है। हमने इनको पॉइंट सूत्रबद्ध करने का या बिंदुवार करने का प्रयास किया है। तो पहला बिंदु इसमें आता है, हम अलग अलग भूमिकाओं में इसको देखते हैं। तो पहला बिंदु हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है और जब तक हम उक्त पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वविवेक से मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति कर सके, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। मित्रों, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का जो ये कहना है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार होता है कि वो उसमें किस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है, किसको नहीं बनाना चाहता है, और किसको रखना चाहता है, किसको नहीं रखना चाहता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनको पद से हटाने में राष्ट्रपति का मित्रों कहने को कोई अधिकार नहीं होता या कोई हाथ नहीं होता है। वो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सम्मति से ही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी नामों का जो निर्धारण करना है कि किसको मंत्री पद देना है, किसको नहीं देना है, ये नामों की लिस्ट फाइनल करने का अधिकार जो है प्रधानमंत्री का है एक तरह से, क्योंकि वो राष्ट्रपति तो हस्ताक्षर मात्र करते हैं और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सम्मति से ही नियुक्ति हस्ताक्षर करते हैं। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है क्योंकि मंत्रिपरिषद के साथ उसी को कार्य करना है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों या आचरण से असंतुष्ट होने के कारण उससे त्यागपत्र भी मांग सकता है। प्रधानमंत्री को यदि लगे कि संबंधित मंत्री अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, उनका आचरण सही नहीं है या किसी और अन्य कारण से भी प्रधानमंत्री यदि उनसे असंतुष्ट है तो उनसे त्यागपत्र मांग सकता है। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। वो प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को 1969 में मंत्रिपरिषद से इस कारण से हटा दिया कि वे उनकी वित्त संबंधी नीतियों से संतुष्ट नहीं थी। यानी जब प्रधानमंत्री चाहे तब तक ही कोई मंत्री जो है अपने मंत्री पद पर रहता है। यदि प्रधानमंत्री नहीं चाहे तो उसे त्यागपत्र देना ही पड़ता है। ऐसा भी होता है मित्रों, यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से मतभेद होने पर भी त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऐसा पंडित नेहरू के कार्यकाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री C.D. देशमुख और श्री T.T. कृष्णमाचारी ने तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में श्री M.C. छागला, श्री पुनाचा आदि मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिए थे। तो ऐसा भी है कि यदि मंत्री भी त्यागपत्र देना चाहे तो वो भी त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रधानमंत्री तो उनको जब चाहे तब वो अपने उनके पद से उनको हटा सकता है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री की पदोन्नति या पदावनति का भी अधिकार है। किसी मंत्री के विभाग में परिवर्तन करना, उसको ऊंचा पद देना, यानी राज्य मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री बनाना या उपमंत्री है तो राज्य मंत्री बनाना, या किसी भी प्रकार की पदोन्नति या पदावनति ऐसा भी हो सकता है कैबिनेट मंत्री से राज्य मंत्री बना दे या राज्य मंत्री से उपमंत्री बना दे।
ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, उसके द्वारा ही मंत्रिपरिषद की कार्यसूची निर्धारित की जाती है। मित्रों, मंत्रिपरिषद की जब भी मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और उसके द्वारा ही पूरे शेड्यूल तय किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में किन किन विषयों पर विचार किया जाएगा, उसकी कार्यसूची क्या होगी। मंत्रिपरिषद की सारी गतिविधियों एवं कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के निर्णय मतदान के आधार पर ही लिए जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री का प्रभाव एवं सलाह निर्णय पर पहुंचने के लिए निर्णायक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है, कहने को ये माना जाता है कि वे निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है और उसकी सलाह भी होती है और निर्णय पर पहुंचने के लिए निर्णायक होते हैं। इन जैसा प्रधानमंत्री चाहता है लगभग वैसे ही निर्णय लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता तथा सुदृढ़ता कायम रखता है। उनको एक साथ जोड़े रखना सभी मंत्रियों को ये प्रधानमंत्री ही करता है। उसे मंत्रियों में ये भावना पैदा करनी होती है कि हम सब एक साथ तैरते हैं या सब साथ साथ डूबते हैं। सभी मंत्रियों में, पूरी मंत्रिपरिषद में ये भावना पैदा करना कि हम एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, यानी हम यदि सरवाइव करेंगे तो एक साथ करेंगे और नहीं करेंगे तब भी एक साथ ही करेंगे। तो हम सबकी सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है। मंत्रियों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो प्रधानमंत्री मध्यस्थता द्वारा उनमें पुनः एकता स्थापित करता है। यदि मंत्रियों में आपस में कोई मतभेद हो जाए, किसी विभाग को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के या किसी अन्य बिंदु पर उनमें आपस में मतभेद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मध्यस्थता करके पुनः एकता की स्थापना करता है। वह किसी भी मंत्री से उसके विभाग की सूचना मांग सकता है, उसके काम की समीक्षा कर सकता है। हम संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद एवं प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। वह उस कड़ी के समान है जिसके द्वारा समस्त प्रशासन को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। मंत्रिपरिषद तथा प्रशासन का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करते हुए शासन की विभिन्न क्रियाओं को एक दूसरे से संबद्ध करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के निर्माण के बारे में एक तरह से विशेषाधिकार है। बहुत सारे कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना है, मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करना है, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना है, उन्हें निर्देशन देना है, उन पर नियंत्रण स्थापित करना है। यदि कहीं मनमुटाव हो जाए तो उनमें पुनः एकता या सुदृढ़ता कायम रखना है। ये सारी बातें भी उनमें पुनः एकता स्थापित करना, ये सब बातें प्रधानमंत्री करता है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मित्रों, मंत्रिमंडल के मंत्रियों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, वे मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व भी दल में अपनी स्वतंत्र स्थिति रखते थे। दूसरे, वे मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व भी प्रभावशाली थे और मंत्रिमंडल में आकर अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। और वे लोग तीसरे, जो केवल इसलिए महत्वपूर्ण बन गए क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। प्रथम वर्ग के जो मंत्री होते हैं, जैसे वो मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व भी दल में अपनी स्थिति महत्वपूर्ण रखते थे, तो प्रथम वर्ग के मंत्रियों से परामर्श लेना तथा उन्हें विश्वास में रखना प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक हो जाता है। द्वितीय वर्ग के जो मंत्री थे, कौन से वाले? वे मंत्री जो मंत्रिमंडल में लिए जाने से पूर्व भी प्रभावशाली थे और मंत्रिमंडल में आकर और अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। तो इन वर्ग के मंत्रियों का परामर्श लेकर भी प्रधानमंत्री सुविधा अनुसार उनकी उपेक्षा कर सकता है। जबकि तृतीय श्रेणी के मंत्रियों की उपेक्षा बड़ी आसानी से की जा सकती है। तृतीय श्रेणी वे लोग जो केवल इसलिए महत्वपूर्ण बन गए क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से तीनों वर्गों के जो मंत्री हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री आसानी से नियंत्रण स्थापित कर लेता है। श्री V.K. कृष्ण मेनन ने प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली नहीं है। सामान्य धारणा के अनुसार वह समकक्षों में प्रथम है। इसके बावजूद वह प्रमुख तो है ही, चूंकि वह समकक्षों में ऐसा है। इसलिए प्रश्न उठता है कि कितने समकक्षी उसके साथ है तथा कितने उसके साथ नहीं है। इसके अतिरिक्त समकक्षियों के साथ होने के कारण वह उनसे उसी ढंग से बात भी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जो है
एक तरह से इन सबको बांध के रखता है। बांध के कहने का तात्पर्य एक सबको एकजुट बनाए रखता है, सबको नियंत्रित रखता है, सबको निर्देशित करता है, सबके कार्यों का निरीक्षण करता है। अब हम पढ़ेंगे बिंदु दूसरा, प्रधानमंत्री और संसद। मित्रों, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हम बार बार अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है, इसलिए वो संसद में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, शासन की नीतियों एवं मुख्य कार्यों की घोषणा लोकसभा में प्राय प्रधानमंत्री करता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, कोई महत्वपूर्ण नीति निर्धारित की जाती है, कोई मुख्य कार्य होता है, उसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री सदन में करता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राय प्रधानमंत्री ही देता है। कोई ऐसा प्रश्न है जो देश से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण है, गंभीर प्रश्न है, तो उसका उत्तर प्राय प्रधानमंत्री ही सदन में देता है। तीसरा, जब मंत्रियों द्वारा संसद को संतोषपूर्वक उत्तर नहीं दिए जाते हैं, तब संसद प्रधानमंत्री को अंतिम प्रवक्ता और नीति के स्रोत के रूप में देखती है। मंत्रियों के उत्तर से जब संतुष्ट नहीं होता है सदन, तो वो प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग करता है, प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग करता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अंतिम प्रवक्ता और नीति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। चौथा आता है, शासकीय विधेयकों को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है। जो विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तैयार करवाए जाते हैं, तो वो प्राय प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। पांचवा है, देश की वित्त व्यवस्था और आर्थिक बजट को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री का हाथ होता है। कहने को बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा तैयार करवाया जाता है, लेकिन वित्त मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का पूरा इसमें दखल रहता है। प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार वित्त व्यवस्था और वार्षिक बजट को निर्धारित किया जाता है। कई बार तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है वित्त मंत्रालय अपने पास भी रख सकता है, कई मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्रालय को अपने पास रखते हैं। छठा आता है, अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने और दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने हेतु प्रधानमंत्री दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है। अपने दल की नीतियों का क्रियान्वयन कराने के लिए और दल में अनुशासन एवं एकता कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री क्या करता है, दलीय सचेतक के माध्यम से आदेश प्रसारित करता है। देखिए, मान लीजिए संसद की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में किसी विधेयक का समर्थन करना है, तो सभी सदस्य उपस्थित रहें, इसके लिए एक आदेश प्रसारित किया जाता है, उसको व्हिप जारी करना कहा जाता है। तो जो दलीय सचेतक होता है वो ऐसा व्हिप जारी करवा देता है, जिससे सभी सदस्यों को उपस्थित रहना अनिवार्य हो जाता है वोटिंग में, मतदान करने में। तो ये भी एक तरह का प्रधानमंत्री का नियंत्रण है संसद में, या प्रधानमंत्री का नेतृत्व है लोकसभा में, संसद में। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति साधारणतः लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पूर्व, और ऐसा कब होता है, जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह राष्ट्रपति को लिखित में देते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी करता है। भारत में प्रधानमंत्री ने चतुर्थ एवं नवम लोकसभा को जिन परिस्थितियों में भंग करवाया, उससे उनकी शक्ति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। यानी हमारे यहाँ भी लोकसभा को समय से पूर्व भंग करवाया गया है, बाकायदा प्रधानमंत्री ने सिफारिश की है। ऐसा चतुर्थ लोकसभा के चुनाव के चतुर्थ लोकसभा में हुआ, नवम लोकसभा में हुआ ऐसा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की शक्ति को हम पहचान सकते हैं। इस शक्ति के यथार्थ प्रयोग से संसद सदस्य आतंकित किए जा सकते हैं। संसद सदस्यों को ये भय बना देता है कि कहीं समय से पूर्व चुनाव हो गए तो हो सकता है दोबारा उनको टिकट ना मिले, टिकट मिल जाए तो हो सकता है वो जीत करके न आए। तो वो समय से पूर्व कार्यकाल पूरा करने से पूर्व जाना नहीं चाहते हैं संसद सदस्य। तो इस तरह से वो आतंकित रहते हैं। उनको लगता है यदि उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्ग में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो उन्हें भयभीत करके अंकुश में रखा जा सकता है। तो इस तरह से संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री आवश्यक विधि निर्माण करवा सकता है। जैसे जरूरत हो वैसा कानून वो बनवा सकता है। संविधान संशोधन करवाना भी प्रधानमंत्री की इच्छा का परिणाम होता है कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना है, कैसे उसे पास करवाना है। परंतु विधि निर्माण और संविधान संशोधन का निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री को लोकमत और संसदीय विपक्ष की मनोभावनाओं को भी ध्यान में रखना होता है, यानी जनमत का भी ध्यान रखना होता है।
और हम कह सकते हैं वस्तुतः प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें अपदस्थ कर सकती है। तो आज हमने जो पढ़ा है प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य या प्रधानमंत्री की भूमिका जो है, तो पहले हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की क्या भूमिका है, दूसरा है प्रधानमंत्री और संसद की भूमिका जो है। इस तरह से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।